जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਏ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 10+1 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨਲ विदाउट GST ट्रांसैक्शंस। ठीक है, मतलब जर्नल चैप्टर तुहाडे नाल मैं बेसिक लैवल ते सारा डिस्कशन कर चुका, पर उहदे विच मैं GST दी ट्रांसैक्शंस नूं इंक्लूड नहीं कीता सीगा। ठीक है, और अज आपां 26 नंबर क्लास दे अंदर जर्नल विद GST ट्रांसैक्शंस तुहाडे नाल बेटे डिस्कशन करांगे। ठीक है, अच्छा बेटे आपां GST दी ट्रांसैक्शंस नूं सिर्फ खाली जर्नल च नहीं पढ़ना। मैं तुहानूं हुणे अज स्टार्टिंग तो ही बोलदा वां, जदों मैनूं GST स्टार्ट करवाना है बेसिकली GST की जो ट्रांसैक्शंस आनगियां या GST जिहड़ा रोल प्ले करेगा वो साडी पूरी अकाउंटिंग के अंदर प्ले करेगा। ठीक है, मतलब आपां जदों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नल के अंदर तां GST की आपां रिकॉर्डिंग किद्दां करनी है पहलां ये सीखांगे। ठीक है, दैन उस तो बाद बेटे जदों आपां लैजर की डिस्कशन करांगे, मतलब क्लासीफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिड ट्रांसैक्शंस करांगे, फिर उहदे विच भी आपां तुहाडे नाल GST के अकाउंट्स बनाने सिखावांगा तुहानूं। फिर वो चीज़ आउटपुट GST, इनपुट GST, IGST, SGST वो सारे आप सैपरेट अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर जो बेटे आप ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन करांगे तो भी GST रोल प्ले होएगा। दैन उस तो बाद कैश बुक के अंदर भी GST का रोल प्ले होएगा। क्लियर हो रही चीज़। ईवन कि आप अगे अगे फाइनल अकाउंटिंग तक जो जावांगे, फाइनल अकाउंटिंग भी जो आप करांगे या फाइनल अकाउंट्स भी जो आप अपने प्रिपरेशन करांगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उत्थे भी साडा GST का रोल प्ले होएगा। क्लियर हो रही है। मतलब तुसी ये देखो ना कि अगर कोई हैपनिंग अगर रिकॉर्डिंग दी जर्नल दे विच हो जाती है, मैं तुहानूं सिखाया सी कि अगर तुसी जो रिकॉर्ड करते हो बेसिकली वही क्लासीफाई होना है, उन्हें ही समराइजिंग होना है ट्रायल बैलेंस के अंदर और उहदे ही फाइनल अकाउंट्स बनने हैं। अगर किसी ट्रांसैक्शन का इफेक्ट बेटे जर्नल ते पेगा, क्लियर हो रही है, अगर किसी ट्रांसैक्शन का इफेक्ट अगर जनरल ते पेगा तो जर्नल तो बाद उसी ट्रांसैक्शंस के इफेक्ट अगों कैरी ऑन होंदे रहेंगे। मतलब अगर GST का रोल जर्नल च प्ले हो रहा है तो GST का रोल फिर लैजर च भी प्ले होएगा, GST का रोल ट्रायल बैलेंस च भी प्ले होएगा, GST का रोल बेटे लास्ट मूवमेंट तक फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट के विच भी प्रिपेयर होए अपना रोल प्ले होएगा। समझ लगती भी चीज़। क्लियर हो रही है। मतलब GST नूं आपां बहुत अच्छे तरीके दे नाल समझना है। क्लियर हो रही चीज़। एक्चुअली GST है की है, पहली डिस्कशन मैं तुहाडे नाल करांगा। फिर आप GST नूं जर्नल दे विच किद्दां आपां उहनूं ट्रीटमेंट्स करनियां ने, फिर डिस्कशन मेरी यह होएगी। फिर जो आप फर्दर चैप्टर्स की डिस्कशन करांगे, कैश बुक, फिर आप GST नूं कैश बुक दे विच किद्दां ट्रीट करना है फिर वो सीखांगे। फिर जो आप लैजर करांगे फिर GST नूं लैजर दे विच किद्दां ट्रीट करना है फिर ये सीखांगे। फिलहाल जो 26 नंबर लैक्चर है आप रखांगे GST के बेसिक्स के उपर। क्लियर हो रही है। हाँ जी बेटे, हुण गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नूं समझण वास्ते सानूं पहला इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है इनू समझना पेगा। क्लियर हो रही चीज़ कि मतलब इंडिया दे विच जो टैक्स है वो कितनी टाइप्स के टैक्स है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर लेविड इन इंडिया, पहला आप इनू समझांगे, फिर आप GST की डिस्कशनस नूं स्टार्ट करांगे। देखो बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होंदे हैं, एक तो होंदा डायरैक्ट टैक्स और दूसरा होंदा इनडायरैक्ट टैक्स। क्लियर हो रही चीज़। हुण इहदे अंदर बेसिक लैवल दी मैं वर्डिंग्स का डिफरेंस पहला तुहानूं समझावां, उस तो बाद मैं तुहानूं स्लाइड तो डिफरेंस शो करांगा। देखो बेटे डायरैक्ट टैक्स का मतलब की हुंदा है कि जिस परसन के उपर टैक्स लगेगा ना उन्हें ही गौरमेंट नूं पे कर देना। क्लियर हो रही चीज़। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है फॉर एग्जाम्पल की 1000 रुपीज़ की और गौरमेंट नूं टैक्स भी मैं ही पे करना है, इट इज़ ए डायरैक्ट नेचर टैक्स। ਜਿਹੜਾ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर हो रही जी। जिहदी इनकम होएगी ਉਹਨੂੰ ही गौरमेंट नूं की पे करना पेगा टैक्स। क्लियर हो रही चीज़, समझ लग रही है। डायरेक्टली बॉर्न बाय वन पर्सन। क्लियर हो रही जी। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता किसी ऊपर भी। अगर मेरी इनकम अगर 2,50,000 रुपीज़ तो एक्सीड है या कोई भी जो एग्जम्पशन लिमिट होएगी साड़ी, क्लियर हो रही चीज़, एट प्रेजेंट एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 चल रही है, तो वो उपर जो मेरी इनकम होएगी वो मैं स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली गौरमेंट को इनकम टैक्स पे करना पेगा। दैट इज़ ए डायरैक्ट टैक्स। क्लियर हो रही चीज़। हुण बेटे आप इनडायरैक्ट टैक्स वाल मूव करिए। मैं इनीशियल लैवल से तुहानूं डिफरेंस दस रहा। अगर इनडायरैक्ट टैक्स नूं आपां समझीए तो इनडायरैक्ट टैक्स की है।
इनडायरेक्ट टैक्स का बेटे मतलब ये है कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स जिन्हें बर्डन बेयर करना है ना, जिस पर्सन ने इस टैक्स का बर्डन बेयर करना है, एक्चुअली उन्हें पे नहीं करना। क्लियर हो रही चीज? पे कोई और पर्सन करेगा गवर्नमेंट को, पर बर्डन किसी और पर्सन है। क्लियर हो रही चीज? मतलब दिस टैक्स लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड। जो डायरेक्ट टैक्स है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये अंदर फीचर है कि शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो रही चीज? फॉर एग्जाम्पल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਲੈਣਾ ਵਾ इनडायरेक्ट टैक्स की। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्ले जी ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਸਕਿਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ 10 रुपीज़ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ MRP। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और नाल ही 10 रुपीज़ के नाल ब्रैकेट उन्होंने ब्रैकेट लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब यह हो गया कि तुसी शॉपकीपर नू रिटेलर नू 10 रुपीज़ पे करके आ जाओ, और उस तो इलावा तुसी रिटेलर नू कोई भी टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि वो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस तो उत्ते रिटेलर भी तुहाडे कोलों नहीं लै सकदा। समझ लगती भी चीज़? क्लियर होई है? क्योंकि वो वर्ड की आया होया M का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेलर 10 रुपये तो उत्ते तुहाडे कोलों चार्ज नहीं कर सकता, और 10 रुपये के अंदर ही सारे टैक्सेस है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हुण तुसीं देखो अगर 10 रुपीज़ के अंदर सारे टैक्सेस है, 10 रुपीज़ के अंदर ही सारा प्रॉफिट है जो रिटेलर का होएगा, 10 रुपीज़ के अंदर ही सारी कॉस्ट है जो अपना पार्ले की कॉस्ट होएगी, जो पार्ले कंपनी की कॉस्ट होएगी, सारा कुछ 10 रुपीज़ के अंदर है। क्लियर हो रही चीज़? समझ लग रही है? आप एक एग्जाम्पल ले लेने या रफली एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज़ बिस्किट की कॉस्ट है। क्लियर हो रही चीज़? और 1 रुपी बेटे वो आप लगा के चलते हैं कि आप टैक्सिस ने इंक्लूडिंग ऑल टैक्सिस, और 1 रुपी उन्होंने अपना मार्जन है। मतलब जो रिटेलर होलसेलर वगैरह होंगे उन्होंने 1 रुपी मार्जन है। क्लियर हो रही चीज़? समझ लग रही है? हुण तुसीं देखो कि अगर मैं 10 रुपीज़ रिटेलर नूं दे आया, तो रिटेलर ने बेसिकली ये किन्ने दा परचेज किया होएगा? 9 रुपीज़ का, क्योंकि 1 रुपी किहदा मार्जन है? रिटेलर का। उन्हें 9 रुपये का परचेज करके तो सानू किन्ने दा सेल कर देना है? 10 रुपीज़ का। समझ लगती भी चीज़? क्लियर हो रही है? अच्छा हुण जो 9 रुपये उन्हें पार्ले नूं पे किए होंगे, एक सैकेंड लिए एग्जाम्पल ले लेना कि रिटेलर ने किहदे कोलों परचेज किया है? पार्ले कंपनी कोलों। हुण पार्ले लिमिटेड नूं रिटेलर ने 8 रुपीज़ का परचेज किया होएगा। क्लियर हो रही थी? रिटेलर ने 9 रुपीज़ का परचेज किया होएगा, जिहदे विच पार्ले का कॉस्ट होएगी अपनी 8 रुपीज़, और 1 रुपी की होएगा GST जो रिटेलर को लै रहा है, टैक्सिस। समझ लगती भी चीज़? मतलब है बोलता पाया मैं कि जो साढ़े को 10 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे, वो 1 रुपी साढ़े को की चार्ज किया जाएगा टैक्सिस, और उहियो 1 रुपी रिटेलर किनू पे कर देगा? कंपनी। ਇਹਦਾ मतलब फाइनली बर्डन वो 1 रुपी का किहदे ते आया? साढ़े ते कंज्यूमर के उपर। क्लियर हो रही जी? असी वो 1 रुपी का टैक्स किनू पे करके आ गए? रिटेलर नूं। रिटेलर ने अगों 1 रुपी किनू पे करते? पार्ले कंपनी नूं। और पार्ले ने वो 1 रुपी किनू पे कर देने हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं। मतलब मैं की समझाना चाह रहा वा कि बर्डन कंज्यूमर का, पर उस बर्डन वो टैक्स जिहड़ा सीगा फाइनली किन्ने बेयर किया? फाइनली किन्ने बोन किया? मेरे तुहाडे वर्गे सारे परसनस ने, कंज्यूमर्स ने। पर एक्चुअली कंज्यूमर दा वो टैक्स जिहड़ा सीगा कंज्यूमर कोलों कलैक्ट करके रिटेलर्स ने, होलसेलर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, सारे ने कंज्यूमर दे कोलों कलैक्ट करके और पिछे कंपनी नूं पे कर दिता हुंदा है, और फाइनली वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट नूं की कर देना है? जिहड़ा कंज्यूमर कोलों टैक्स कलैक्ट होया होया है, और मिडल मैन जिहड़े हुंदे है इन्हां दी लायबिलिटी हो जाती है कि वो टैक्स गवर्नमेंट नूं की कर देना है? इन्हां ने डिपॉजिट करवा देना है। इहदा मतलब बर्डन किसी परसन का और सरकार नूं जमा किसी होर परसन ने करवाना है। इहदा मतलब बेटे आपां इहनूं की बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ लगती भी है मैं तुहानूं की बोलना चाह रहा? क्लियर हो रही जी? एक एग्जाम्पल मैं होर लैना वा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10,000 रुपीज़ का मोबाइल फोन परचेज किया। मेरी मोबाइल शॉप की मेरी एक शॉप है जिते मैं मोबाइल फोन्स नूं सेल करता वा। मैं 10,000 रुपीज़ का बेटा एक मोबाइल फोन परचेज किया। अच्छा सपोज करना कि मोबाइल फोन्स के उपर 18% GST है। क्लियर हो रही है जी? अच्छा हुण तुसी मेरे को कस्टमर बन के आए, और मैं एक सिंपल जी गल है, मैं तुहानूं किन्ने दा मोबाइल फोन दूंगा? मैं विद बिल अगर तुहानूं मोबाइल फोन दूंगा 10,000 रुपीज़ का मोबाइल फोन का सेल प्राइस हो गया, जिन्होंने आप सप्लाई बोलते हैं GST की लैंग्वेज के अंदर। और
18% ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? GST। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1800 ਰੁਪਇਆ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ 1800 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? GST। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? 11,800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਬਿੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1800 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? GST ਦਾ। ਔਰ ਬਰਡਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ? 1800 ਰੁਪੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਡਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ। ਬਰਡਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰਡਨ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਬਰਡਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਰਡਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ GST ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ GST ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ GST ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 70% ਜਾਂ 75% ਪਲੱਸ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? 20 to 25% ਰੈਵਨਿਊ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਬੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ GST ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 2,50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਟੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਬੌਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫਾਈਨਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ ਆਲ ਟੈਕਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੈਕਸ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਬਾय ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਔਨ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਬੋਰਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਬੋਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मूव करिए। द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय एन असैसी और एंटिटी। मतलब एक्चुअली जिस परसन ने इनू बेयर करना है, जिस परसन ने इनू बॉर्न करना है, वो अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये डायरैक्ट टैक्स है। क्लियर हो रही चीज़? जिहदा टैक्स उन्हें ही गवर्नमेंट नू डिपॉजिट करवाना है। दैन बेटे तुसी नैक्सट देखोगे बुलेट ते, द फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन द सेम परसन। जिहड़ा फर्स्ट और फाइनल बर्डन होएगा सेम परसन ते होएगा क्योंकि ये डायरैक्ट टैक्स है। देयर इज नो कॉन्सैप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। डायरैक्ट टैक्स के अंदर तुसी जो एक बारी गवर्नमेंट ਨੂੰ डिपॉजिट करवाता ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼? मतलब देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਐਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਥੀਸ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कैन ही नहीं कर पाती। क्लियर हो रही है? गवर्नमेंट बेटे स्कैन ही नहीं कर पाती कि किन्ने को परसन रिच क्लास ने, किन्निया दी इनकम 2,50,000 तो ऊपर है, किन्निया दी इनकम 10 लाख रुपीज़ तो प्लस हो रही है पर एनम। क्लियर हो रही चीज़? क्योंकि पब्लिक ने बेसिकली जो परसनस होंगे हैं, असैसिस होंगे हैं, उन्होंने अपनी कुछ इनकम्स हाइड भी की होंगी। क्लियर हो रही? हाइड मतलब उन्होंने इनकम्स अपनी बुक्स के शो नहीं किया होंगे। क्लियर हो रही चीज़? कैश के ट्रांसैक्शनस हो रही होंगे ने, जिस करके गवर्नमेंट का डायरैक्ट टैक्सिस के उपर जो कंट्रोल होंगे है, हर एक परसन के उपर बेटे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होएगा वो डिफिकल्ट होएगा। क्लियर हो रही चीज़? इस करके डायरैक्ट टैक्स का जो कंट्रोल होंगे है वो डिफिकल्ट होंगे। नैक्सट, इट इज़ डिफिकल्ट टू कलैक्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटे केड़ा टैक्स हो गया? डायरैक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर हो रही चीज़? हुण आपां नैक्सट स्लाइड पर आइए। नैक्सट स्लाइड पर तुसीं देख रहे होवोगे इनडायरैक्ट टैक्सिस, मतलब सेकंड पार्ट शुरू हो गया इनडायरैक्ट टैक्सिस। इनडायरैक्ट टैक्सिस मतलब केड़े टैक्सिस? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हुण आपां फर्स्ट देखिए एरो जरा। इनडायरैक्ट टैक्सिस आर दोज टैक्सिस whose burden can be shifted from payer to the ultimate bearer or consumer। मतलब ਇਹਦੇ अंदर एक फीचर आ गया कि जिहदा बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है वो सब टैक्सिस किहड़े हो जाते हैं? इनडायरैक्ट टैक्सिस। क्लियर हो रही चीज़? नैक्सट, इट इज़ imposed on the goods or services consumed, hence it is also known as consumption based tax। मतलब कि यह गुड्स और सर्विसेज दोनों के उपर लगता है। चाहे अगर तुसी कमोडिटी की एक्सचेंज करोगे, मतलब गुड्स के नाल डील करोगे तो भी ये टैक्स लगेगा। अगर तुसी सर्विसेज के नाल डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर टीचर सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉयर सर्विसेज दे रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ भी बेटे लगेगा इनडायरैक्ट टैक्स। और इस करके ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ਜਿਹੜਾ फाइनली कंज्यूम करेगा गुड्स ਨੂੰ और सर्विसेज ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ फाइनल बर्डन बेयर करना पेगा। ठीक है? और नैक्सट एरो, द फाइनल बर्डन इज ओनली ऑन द कंज्यूमर। यह तुहाडे नाल डिस्कशन कर चुका हाँ मैं कि फाइनल बर्डन किहदे उपर होएगा? कंज्यूमर के उपर। अच्छा,